आप देख रहे हैं ओम पटले सर 9th एंड 10th एजुकेशन चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं परागण के बारे में, अंतर के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि परागण जो है पुष्पों में होने वाली क्रिया, ये जो अंतर है केवल पुष्पों के लिए है। परागण जो है पुष्पों में होने वाली क्रिया है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अंतर के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि परागण क्या होता है। पुष्पों में पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर, दो पुंकेसर जो है नरजनन भाग होता है और स्त्री केसर जो है मादाजनन भाग होता है। तो पुंकेसर से यानी परागकोश से परागकोश के परागकणों का वर्तिकाग्र पर आना, स्त्री केसर के भाग वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। सरल भाषा में अपन बोले कि पराग कणों का वर्तिकाग्र से मिलना परागण होता है। और परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। यहाँ नाम से आपको क्लियर हो जाएगा, स्वपरागण और परपरागण। स्व मतलब खुद में होने वाला परागण, ठीक है, और परपरागण मतलब दूसरे पर होने वाला परागण। ठीक है, यहाँ पे समझ लेंगे। तो पर से मतलब दूसरे पर होने वाला, स्व मतलब खुद पे होने वाला परागण है। तो यहाँ पे समझ लेंगे स्वपरागण परपरागण क्या होता है ना। यहाँ पे अपन अंतर को समझेंगे इसके, क्योंकि अंतर को समझने से अपन स्वपरागण के बारे में भी कंपेरेटिव स्टडी कर पाएंगे, तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे, और परपरागण के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। और हमारे इस चैनल और हमारे एजुकेशन का तरीका ही होता है, ठीक है। हमारा जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है, स्लोगन वाक्य है हमारा ये कि हम जो है कंपेरेटिव स्टडी कराते हैं, कंपेयर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज कनेक्टिंग स्टडी कराते हैं, लाइफ से कनेक्ट कराते हैं स्टडी को। ठीक है, जब बाकी हमारी वीडियोज आप देखेंगे तो ये पाएंगे। और हमारा वैदिक एंड डिजिटल कॉन्सेप्ट होता है, जीवन को समझने वाला, सीखने वाला एजुकेशन होता है। रटने घुटने वाला, प्रश्न बनाने वाला, सरकारी नौकरी वाला एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, समझ वाला एजुकेशन चैनल है हमारा। ठीक है, तो स्वपरागण और परपरागण के बारे में अपन बात करने वाले हैं। स्वपरागण जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, खुद से होने वाला परागण, और परपरागण मतलब दूसरे पर होने वाला परागण। तो यहाँ पे समझेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपन यहाँ पे देखते हैं, इस क्रिया के लिए पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। स्वपरागण के लिए पुष्प कैसा होना चाहिए? डबल लिंग वाला। द्विलिंगी मतलब एक ही पुष्प में दोनों लिंग रहेंगे, पुष्प एक ही रहेगा, उसमें दोनों लिंग रहते हैं। ठीक है, पर परागण में क्या होता है? यह क्रिया एक लिंगी एवं द्विलिंगी दोनों पुष्पों में हो सकती है। एक लिंगी में भी पर परागण हो सकता है और द्विलिंगी पुष्प में भी पर परागण हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पे, इसमें नर तथा मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक होता है। किसमें? स्वपरागण में नर और मादा दोनों का एक साथ परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर वो होने चाहिए। जबकि इसमें नर तथा मादा भाग प्रायः अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, मतलब एक समय में परिपक्व होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये पर परागण है। ठीक है, अलग स्थिति है। नंबर तीसरा पॉइंट, इसमें पुष्प आकर्षणहीन, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। इसको जो स्वपरागण की जो क्रिया है, स्वपरागण जिन पुष्पों में होता है उसमें उसके जो पुष्प होते हैं कलर्ड नहीं होते, मतलब उनमें आकर्षण नहीं होता है। कोई गंध, यानी गंध मतलब कुछ चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, गंध दो प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। ठीक है, सेंट और स्मेल, तो ये नहीं होता है इसमें किसी भी तरह का। और मकरंद, मकरंद मतलब रस, यानी शहद इसमें नहीं होता है। ठीक है, शहद जो है बहुत सारे रसों का मिश्रण को शहद बोलते हैं, और अकेला रस है तो उसको मकरंद कहा जाता है। यानी रस अपन बोलेंगे, फूलों में रस नहीं पाया जाता। किसी तरह का कोई भी आकर्षण, गंध जो कीटों को आकर्षित करे ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी कीट वगैरह की बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये स्वपरागण है। एक यहाँ पे समझ लें, स्वपरागण एक ही पुष्प में दो लिंग होते हैं, मैंने कहा, तो वहीं के वहीं उनका परागण हो जाता है। तो इनको आवश्यकता नहीं है किसी आकर्षण, गंध और मकरंद की। जबकि इनमें, क्योंकि पर परागण है, इसमें पुष्प प्रायः आकर्षक, सुगंधित और मकरंद, इसमें पुष्प जो होते हैं आकर्षक होते हैं, मतलब कलर्ड होते हैं, अलग अलग तरह के रंग होते हैं, ताकि कीड़े वगैरह जो है आकर्षित होकर उसके पास जाएं, उसके पे बैठे। ठीक है, सुगंध इसमें पाई जाती है आकर्षण के लिए। इसमें मकरंद यानी रस भी उसमें होता है, ताकि कीड़े उसमें जाएं और उसको उस पर जाकर के रस को चूसने के लिए उसमें जाएं और उसके पैरों में, पंखों में, चोंच में जो है परागकण चिपक जाए, और फिर जब वो दूसरे पुष्प पे जाएगा, क्योंकि इसमें पर परागण है, इसमें दो अलग अलग पुष्पों में स्त्री केसर और पुंकेसर भाग होता है। मतलब नर एक अलग पुष्प में होता है, उसी पेड़ के दूसरे पुष्प में जो है स्त्री केसर यानी मादा होता है, ताकि वो एक पुष्प से उड़ करके दूसरे, मतलब नर पुष्प पे बैठेगा, रस चूसेगा, परागकण में चिपक जाएंगे, और उसके बाद जब वो मादा पुष्प में जाएगा तो उस पर जाएगा और रस चूसने के लिए, तो वो जो परागकण है उस मादा के वर्तिका पर चिपक जाएंगे। इस तरह से इसमें परागण होता है। ठीक है, इसलिए इनमें पुष्पों का आकर्षक, सुगंधित और मकरंद युक्त होना बहुत आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पर, इसके लिए बाहरी माध्यम, कोई भी बाहरी माध्यम, बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पर भी इसमें पुष्प आकर्षक, देखो यहाँ नहीं नहीं चल रहा है, इधर दो पॉइंट नहीं वाले हैं। इसमें पुष्प आकर्षणहीन मतलब आकर्षण नहीं होता पुष्प में, गंधहीन यानी गंध नहीं होती है, मकरंदहीन मतलब नहीं होती है। मतलब ये अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसमें पुष्प आकर्षक, गंध यानी सुगंधित और मकरंद युक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी नहीं वाला हो गया, चौथा पॉइंट भी नहीं वाला है, बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि इसमें देखिए चौथा पॉइंट, इसके लिए बाहरी माध्यम। अब बाहरी माध्यम कौन कौन होता है भाई? तो बाहरी माध्यम में देख लेते हैं, कीट, कीट मतलब कीड़े,
ठीक है, वायु और जल आदि भी हो सकते हैं, तो ये बाहरी माध्यम होते हैं, कुछ जंतु वगैरह भी होते हैं, ठीक है, और भी अन्य जंतु, तो कीट वायु जल प्रमुख हैं, ये आदि माध्यम की आवश्यकता होती है। बोले इस क्रिया के लिए पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी पुष्प का मतलब क्या होता है कि एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पुष्प में होते हैं, ठीक है, नर भाग और मादा भाग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 परागण होता है उनमें, ठीक है। यहाँ दूसरी बात, यहाँ पे पर परागण की अपन बात कर रहे हैं, तो ये देखो जी यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक लिंगी, ठीक है, ये एक लिंगी पुष्प में भी हो सकता है और ये द्विलिंगी पुष्प में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे पर परागण जो है एक लिंगी द्विलिंगी दोनों में होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिन पर परागण होता है, इसमें दोनों जो भाग हैं स्त्रीकेसर पुंकेसर एक ही पुष्प में भी हो सकते हैं, और दो एक ही पेड़ में दो अलग अलग पुष्प, एक में पुंकेसर एक में स्त्रीकेसर होता है, ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उभयलिंगी, इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो आप, पांचवा पॉइंट जोड़ सकते हैं कि यह क्रिया उभयलिंगी पुष्पों में होती है, जबकि ये जो क्रिया है एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों पुष्पों में हो सकती है। ये जो पहला पॉइंट लिखे हैं अपन ने उसका मतलब वही है। तो इस तरह से चार और यदि आप एक पॉइंट जोड़ते हैं तो पांचवा यहाँ पे पॉइंट बन जाता है। तो इस तरह से कंपेरेटिव स्टडी या तुलनात्मक यदि अध्ययन करते हैं, दिमाग में अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, इसको कंपेयर कर सकते हैं आप अपने आप पे, ठीक है। तो इस तरह से ये है स्वपरागण परपरागण, 10th एनसीईआरटी विज्ञान की का है, ये सिलेबस का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है हमेशा, 4 नंबर का पूछता है। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है, पांचवा पॉइंट आपको ऐड करना है, जिसमें पांचवा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको ऐड करना भूल गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पांचवा पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि यह क्रिया उभयलिंगी पुष्पों में होती है, और इसमें लिख सकते हैं कि अपन यह क्रिया एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों पुष्पों में होती है। तो ऐसे पांचवा पॉइंट भी अपन इसमें जोड़ सकते हैं। सो गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।